हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 की वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री को जानते हैं। लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एज। कहता है कि लिस्ट बनानी है आपने, ठीक है, वो प्रोडक्ट की जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, इसको ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं हिंदी में भी। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, ठीक है, वनस्पति तेल जिसको बोल देते हैं, सीमेंट हो गया, ग्लासवेयर कांच का सामान हो गया, पेट्रोल हो गया, मैच बॉक्सेस माचिस हो गया, स्कूटर हो गया आपका, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स आपके वाहन हो गए, मेडिसिन आपकी दवाइयां होगी, एंड सो ऑन। इसी तरह की और बहुत सारी वस्तुएं हो जाती हैं। इफ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर क्राइटेरियंस होता है मापदंड, ठीक है, क्राइटेरियंस होता है मापदंड, देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर। इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड एज फॉलोअर। कहता है कि जब हम यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पे, ठीक है, जब हम विशेष मापदंडों के आधार पे विभिन्न उद्योगों का, अलग अलग उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं, तो इसको वर्गीकरण करते हो तो इसको समझने में आसानी होगी, ठीक है, तो इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल कहता है क्लासिफाइड एज फॉलोअर, तो इंडस्ट्री को निम्न दिए हुए तरीकों से वर्गीकृत मीन्स की इनको हम बांट सकते हैं और इनके बारे में जान सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं इसको। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के आधार पे, कच्चे माल के स्रोतों के आधार पे, ठीक है, जिसमें आ गया हमारा एग्रो बेस्ड आ जाती है इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड में जैसे कॉटन आ गया, वूलन आ गया, जूट आ गई, सिल्क आ गया, टेक्सटाइल, रबर एंड शुगर, टी, कॉफी, ईडेबल ऑयल्स, खाने वाले जो तेल आ जाते हैं, ठीक है, ये सारे हमें खेती से उत्पादन से मिलते हैं, ठीक है। कॉटन खेतों में होती है, वूल इसी से आ जाते हैं, ठीक है, और जूट, ठीक है, उगाई जाती है, सिल्क वगैरह है, तो ये खेती से रिलेटेड सारे आ जाते हैं, ठीक है, तो सारे खेती से रिलेटेड इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आ गया मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड में कौन सी आ जाएगी, जो मिनरल्स पे डिपेंड करती है, जैसे आयरन एंड स्टील आ गया, सीमेंट आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, मशीन आ गई, टूल्स आ गया, और पेट्रोकेमिकल आ गया, पेट्रो रसायन उद्योग जिसको बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ गया था अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, ठीक है, उसकी भूमिका के आधार पे, ठीक है, उनके रोल के आधार पे अगर बात कर लें, बेसिक और की इंडस्ट्रीज आर दोज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग, अल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, मीन की जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, जैसे लोहे इस्पात के ऊपर, ठीक है, तांबा प्लायन के ऊपर और एल्यूमिनियम प्लायन उद्योगों के ऊपर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आ गया तो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, ठीक है, कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट्स प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। तो ये जो उत्पादक उपभोक्ता से सीधा उपयोग हेतु करते हैं, मीन्स की सीधा इनका प्रयोग कर लेते हैं, जो यहाँ पे उत्पादन होता है। जैसे शुगर हो गया, चीनी हो गया, टूथपेस्ट, दंत मंजन हो गया आपका, ठीक है, पेपर कागज हो गया, सिलाई मशीन होगी आपकी, स्विंग मशीन्स होगी, फैन एक्सेट्रा, तो इनका सीधे प्रयोग हो जाता है। तो इसमें देखते हैं, पहले इसमें कच्चा माल आता है बाहर, ठीक है, उसको तैयार करते हैं, फिर वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो माल होता है उनका सीधा प्रयोग कंज्यूमर के द्वारा, जो उपभोक्ता है उसके द्वारा सीधा प्रयोग कर लिया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट मीन्स की पूंजी निवेश के आधार पे, ठीक है, पूंजी होता है पैसा वगैरह जो लगाते हैं उसमें। तो अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद रेफरेंसेस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलॉटेड ऑन द एसेट्स ऑफ अ यूनिट। हाँ जी, तो एसेट्स होता है हमारी संपत्ति, ठीक है। तो वो कहता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है ना, ठीक है, छोटे जो उद्योग होते हैं की परिभाषा, ठीक है, एज ए डिफाइन की परिभाषा इकाई
कि संपत्ति के ज़्यादा से ज़्यादा निवेश के संदर्भ से की जाती है, मीन्स कि उसमें कितना ज़्यादा निवेश कर किया जा रहा है उसके आधार पे की जाती है। दिस लिमिट हैज़ चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो ये पीरियड ऑफ टाइम में ये चेंज होती रहती है। एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलॉटेड इन ₹1 करोड़, तो इस समय प्रेजेंट जो ये सीमा है वो 1 करोड़ रुपए तक है। तो आगे आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप को हम बोलते हैं स्वामित्व, मीन्स कि अपने स्वामित्व के आधार पर, इसको हम मिल्कियत भी बोल सकते हैं, मिल्कियत के आधार पे, ठीक है। तो आगे कहते हैं पब्लिक सेक्टर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, तो पब्लिक जो सेक्टर होते हैं ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, ठीक है, सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग होते हैं, ठीक है। तो ये सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित होते हैं। जैसे इसमें आ जाता है हमारा भील आ गया और सेल एक्सेट्रा आ गया। तो प्राइवेट सेक्टर के आधार पे, ठीक है, निजी क्षेत्र के आधार पे ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। हाँ जी, तो इंडिविजुअल हो गया एक व्यक्ति, ठीक है, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो गया कि ज़्यादा व्यक्तियों के स्वामित्व के आधार पे हो गया, ठीक है, उनके स्वामित्व के आधार पे हो गया। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, देखिए टिस्को आ गया, बजाज ऑटो लिमिटेड आ गया और डाबर इंडस्ट्रीज आ जाते हैं इनमें। तो आगे हमारा आ गया ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री, विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड द इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, मीन्स कि वो संयुक्त उद्योग होते हैं जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र जो होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, उनके मिलके चलाए जाते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी और निजी क्षेत्र भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आ गया ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, इज ज्वाइन ऑन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो ये ज्वाइंट है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलके इसको चलाते हैं। उसके बाद आ गया हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर और ए सप्लायर और ए रॉ मटेरियल वर्कर्स और बोथ। तो कोऑपरेटिव हमारा सहकारी उद्योग आ जाते हैं, ठीक है। तो इनको ऑन्ड और ऑपरेट किया जाता है प्रोड्यूसर, ठीक है, जो प्रोड्यूसर उत्पादक के द्वारा, और सप्लायर जो सप्लाई करने वाले होते हैं रॉ मटेरियल कच्चे माल की, वर्कर्स और बोथ, वर्कर भी हो सकते हैं और मिलके भी कर सकते हैं। दे पूल इन द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉस, तो प्रोपोर्शनेटली होता है अनुपात, ठीक है, प्रोपोर्शनेटली होता है अनुपात। कहता है कि जो इनमें शेयर होता है, इसके कारण जो भी प्रॉफिट लॉस होता है तो उनमें सभी का अनुपात होता है। सच एग्जाम्पल आर द शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्री इसकी एक एग्जाम्पल है। द कोर इंडस्ट्री इन केरला, तो इसकी एक एग्जाम्पल है। ऑन द बेसिस ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, बेस्ड मीन्स की बेस्ड ऑन, आधारित होता है बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, मीन्स की बनी हुई वस्तुओं के आधार पे, मीन्स की तो कच्चे माल तथा तैयार माल, ठीक है, कच्चा माल और तैयार माल के भार के आधार पर, ठीक है, जो उसका वेट है ना, उसके आधार पे इसको निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जिसमें आ जाता है हैवी इंडस्ट्री आ जाती है, सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आ गई इसमें। उसके बाद लाइट इंडस्ट्री आ जाती है, हल्की जो उद्योग होते हैं, दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल, जो हल्का रॉ मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज ए इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, इलेक्ट्रिकल बिजली से संबंधित वस्तुएं बनाने वाली इंडस्ट्रीज में आ जाती हैं। तो आगे हाँ जी, तो ये एक्टिविटी आ गई आपकी, तो जो आपने खुद करनी है, ये क्या बोल रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स में नीचे दियो को बांटना है आपने, ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, तो कच्चा माल और तैयार माल की मात्रा और भार के आधार पे, ठीक है, कच्चा माल हो गया, तैयार माल हो गया, तो उसके जो वेट है उसके आधार पे आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप दी हुई कुछ ऑयल आपकी तेल वाली हो गई, निटिंग नीडल्स, तो ये आपकी बुनने की सिलाई हो गई, ठीक है। तो ये आपका तो ब्रासवेयर होता है, पीतल के बर्तन, ठीक है,
और फ्यूज वायर का फ्यूज तार हो गई, और वॉचेस घड़ियां वाली होगी, स्विंग मशीन सिलाई मशीन आपकी, शिप बिल्डिंग होगी, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गए, पेंट ब्रश होगी, ऑटोमोबाइल जो आपका मोटर गाड़ी वाली होगी। तो इनको इसके अकॉर्डिंग आपने डिवाइड करना है। तो आगे उसके आपके आ गया है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को देखते हैं। कहता है कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड ईडेबल ऑयल। ईडेबल ऑयल होता है वही आपके खाने वाले जो वनस्पति तेल हो जाते हैं, वो आ जाते हैं इसमें। ठीक है, एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स। तो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल ये सारे का सारा कच्चा माल जो हमें इस इंडस्ट्री में कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है, खेती बाड़ी से मिलता है। जैसे कॉटन हो गई, कॉटन खेतों में प्रोड्यूस होती है, उसके बाद कॉटन से कपड़ा बनता है फैक्ट्री में। तो ये कपड़ा किस पे डिपेंड हो गया? खेती बाड़ी के ऊपर। फिर जूट होगी जिससे बोरियां बनती है आपकी, सिल्क हो गया, वुलन टेक्सटाइल, ठीक है, कपड़ा बनाने वाले जो होते हैं वुलन टेक्सटाइल आपके आ गए, वुलन आपके ऊनी वस्त्र हो गए ना। तो शुगर चीनी हो गई आपकी, तथा वनस्पति तेल, जो ये सारी इंडस्ट्री किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। तो उसके बाद आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गया, तो वस्त्र उद्योग बोल देते हैं इसको। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। 40% एम्प्लॉइज generation 35 billion persons directly, the second large after agriculture, and foreign exchange earning about 24.6%। तो कहता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ना में जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जिसको हम वस्त्र कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्री बोल देते हैं, कहता है कि उसका एक अपना अलग महत्व है। ठीक है, क्योंकि इसका औद्योगिक जो उत्पादन है ना वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका 40% इसमें आ जाता है। क्योंकि जो हमारी जीडीपी है ना, उसमें जो हमारे देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था, उसमें 40% जो है योगदान ये देते हैं हमारे वस्त्र उद्योग में। कि जो टोटल उद्योग है ना, उसमें 14% सिर्फ ये हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही आ जाता है, 14%। तो उसके अलावा ये 35 बिलियन पर्सन को रोजगार प्रदान करती है। ठीक है, 35 मिलियंस लोग जो है ना, मीन्स की 350 लाख व्यक्ति, 350 लाख व्यक्तियों को ये रोजगार प्रदान करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी है। और उसके बाद जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि लगभग ये 24.6% जो विदेशी मुद्रा है, मीन्स की जो बाहर से एक्सचेंज होता है, बाहर वाला पैसा है, हमारे देश में आता है इसके कारण। ठीक है, लगभग 24.6% जो फॉरेनर एक्सचेंज है, ठीक है, वो हमारे इंडिया में आती है इसी के कारण। तो अगर जीडीपी में बात कर ले इसकी, तो जीडीपी में हमारे में ये 4% योगदान देता है। ठीक है, तो जीडीपी में इसकी जो भागीदारी कह सकते हो तो कितनी है? 4% है। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन इंडिया, ये एक मात्र इंडस्ट्री है हमारी इंडिया की, विच इज सेल्फ रिलेंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन फॉर रॉ मटीरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। कहता है कि ये ना पूरी तरह डिपेंडेंट है, जो हमारे देश में सारा कच्चा माल इसका जो है उत्पादन किया जाता है, फॉर रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। जो भी कच्चा माल हमारे देश में, उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज करना। मीन्स की पहले थ्रेड बनता है, थ्रेड से शर्ट वगैरह सारा कुछ हमारे देश में ही बन जाता है। तो ये एक मात्र जो उद्योग है हमारे देश में, ठीक है, जो उत्पादन की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है, पूरी तरह आत्मनिर्भर है। तो हाँ जी, तो ये डायग्राम है वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो मीन्स की होगा कि वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पादन जो होता है। तो ये देखिए, पहले यहाँ से जो फाइबर प्रोडक्शन, तो पहले क्या होता है कि जो फाइबर होती है रॉ मटेरियल के तौर पे उसको लिया जाता है। उसके बाद स्पाइनिंग होता है, उसको कताई करना, कताई करके फाइबर से आगे यार्न मीन्स की थ्रेड बनाया जाता है, सूत बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद सूत की क्या होती है? कताई, वीविंग और निटिंग हो गया, कताई होगी उसकी। ठीक है, यहाँ इसको बोल देते हैं बुनाई, सॉरी इसको स्पाइनिंग होगा आपका कताई,
और वीविंग और निटिंग हो गया आपका बुनाई। उसके बाद बुनाई होती है फाइबर। फाइबर मीन्स कि आपका कपड़ा बन जाता है उससे, ठीक है। ये रॉ मटेरियल था फाइबर, ठीक है। उसको रॉ मटेरियल को लेके उसको स्पाइनिंग कताई की, उसके ऊपर थ्रेड बना, धागा बन गया आपका, ठीक है, सूत बन गया। उसके बाद सूत के ऊपर फिर उसको बुनाई शुरू की, ठीक है। बुनाई करके उससे फाइबर मीन्स कि आपका कपड़ा बन गया। फिर क्या हुआ, डाइंग एंड फिनिशिंग। डाइंग, उसको रंग कलर वगैरह किया गया, रंगाई की गई उसकी, ठीक है। और उसको फिनिश प्रोडक्ट में बदल दिया, मीन्स कि उसके रंग करके उसके शर्ट बना दी, सपोज उसने उस कपड़े की पैंट या शर्ट बना दी, ठीक है। तो ये गारमेंट मैन्युफैक्चर हो गया, ठीक है। तो वस्त्र निर्माण हो गया ये, ठीक है। तो इसी तरह ये प्रोसीजर चलता है आपका। तो इसी तरह इंडिया पूरा इसके ऊपर डिपेंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारे का सारा काम जो इंडिया में किया जाता है इसके ऊपर। तो आगे हमारा आ गया कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र उद्योग इसको बोल देते हैं। इन एंशिएंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद द हैंड स्पाइनिंग एंड हैंडलूम्स वेविंग टेक्निक। हैंड स्पाइनिंग, हाथ से कताई होती थी, स्पाइनिंग होता है काटना। हैंडलूम्स वीविंग टेक्निक, तो हैंडलूम्स वीविंग टेक्निक होती थी, हाथ से बुनाई भी होती थी। हाँ जी, तो ये देखिए इस तरह हाथ से बुनाई करते थे, पीछे एक गड्ढा होता था उसके ऊपर बैठ के तो ये सारे की सारी इस तरह बुनाई की जाती। तो ये हैंडलूम टेक्निक थी, हाथ से सारे वस्त्र बनाए जाते थे। कहता है कि आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज, मीन्स कि उसके बाद 18वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, पावर लूम, बिजली से चलने वाले लूम्स आ गए थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, हाँ जी, कॉटन टेक्सटाइल की बात कर लें। कॉटन टेक्सटाइल को सूती वस्त्र उद्योग को बोल देते हैं। इन एशियन टाइम, कहता है कि जो प्राचीन भारत में कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पाइनिंग, तो हाथ से स्पाइनिंग करके, कताई करके, एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक, तो हाथ से बुनाई की जाती थी। इसके हैंडलूम वीविंग होता है, हाथ से बुनाई करने किए जाते थे। ये देखिए इस तरह एक ना गड्ढा पीछे बनाया होता, तो उसके ऊपर बैठ के इस तरह हाथ से सारे के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते थे। जैसे पुराने समय में दरियां वगैरह जो गांव में बुनते हैं, तो उस तरह की ये तकनीक थी। हाँ जी, कहता है कि आफ्टर द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बाद पावर लूम्स केम इनटू यूज, तो पावर लूम आ गए थे, मीन्स की बिजली से चलने वाले करखे आ गए थे जिसको बोल देते हैं अब। तो और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग द colonial period because they could not compete with the mill made clothes for England। मीन्स कि जो हमारे उद्योग थे ना, तो 18वीं सदी में उनको बहुत ज़्यादा हानि हुई। क्यों हुई, क्योंकि अगर आप देखो कि एक तो सीधे बिजली से चलने वाले कारखानों में प्रोडक्शन हो रही है कपड़े की, तो एक हमारे हैंड से बनने वाले कपड़ा था। तो हैंड से जो कपड़ा बनता था, तो वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता था इंग्लैंड में जो कपड़ा बनता था, क्योंकि वो एक तो चीप होता, सस्ता हो जाता था उससे, ठीक है। एक दूसरा कि वो बहुत कम समय में ज़्यादा कपड़ा प्रोड्यूस कर देते थे। ये हमारी इंडस्ट्री जो घरेलू इंडस्ट्री थी, ये घरेलू घर में कपड़ा बनाते थे, तो टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था, तो ये महंगा भी था उसके। इसी तरह वो उनका जो कपड़ा था इंग्लैंड में बनता, उनके कंपटीशन नहीं कर पा रहा था इंडियन जो कपड़ा था। इसलिए जो हमारे जो वीवर थे ना, तो उनकी लाइफ बहुत ही तरसी योग्य हो गई थी। जो 8th क्लास में भी आपने इसके चैप्टर के बारे में पढ़ा हुआ है। हाँ जी, आगे कहता है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश इन मुंबई इन 1854। कहता है कि जो पहली सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में 1854 में मुंबई में लगाया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट हमारी जो टेक्सटाइल मिल थी, ठीक है, वस्त्र उद्योग था, सूती वस्त्र उद्योग जिसको बोल देते हो, और 1854 में कहाँ पे शुरू हुआ था, मुंबई में शुरू हुआ था। द 2 वर्ल्ड वार वर फाउट इन यूरोप, तो यूरोप में 2 जो विश्व युद्ध लड़े गए थे, ठीक है। तो इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, तो उस समय इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था, मीन्स कि उसकी बस्ती के नाम से जाना जाता था, जो ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर कब्जा कर रखा था। हमें पता है ना 1947 में आज़ादी मिली, उससे पहले तो हम ब्रिटिश के अधीन थे। देयर वाज ए डिमांड ऑफ क्लोथ इन यूके, तो अब क्या हुआ, यूके में जो कपड़े की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हैंस दे गेव ए बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसने क्या किया, तो इंग्लैंड में जो कपड़े की मार्केट की आपूर्ति हेतु ना जो बूस्ट होता है, बल मिलना, ठीक है,
तो भारतीय जो कपड़ा था उनको डेवलप होने में, भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेवलप होने में बहुत ज़्यादा बल मिला इससे, ठीक है। तो अब भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुलना शुरू हो गई, मीन्स कि अब सूती उद्योग को भारत में प्रोत्साहन मिला, ठीक है, कि इसको अब भारत में डेवलपमेंट होने के लिए टाइम मिल गया था, एक अवसर आ गया था कि भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब डेवलप हो जाए। तो आगे कहता है एज ऑन 13 नवंबर 2011 तो देर बारे 946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फैब्रिक टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री। तो कहता है कि 30 जो नवंबर थी ना 2011 तक जो हमारे देश में 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइब्रिक जो टेक्सटाइल मिलें स्थापित हो चुकी थी। अबाउट 80% ऑफ दीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर, तो उसमें 80% जो प्राइवेट सेक्टर में आ जाती थी, एंड द रेस्ट जो बाकी बची है जो द पब्लिक एंड द कोऑपरेटिव, मीन्स की सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र में आ जाती थी, ठीक है, कोऑपरेटिव सहकारी आ गया। तो अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज विद 4 to 10 लूम्स। तो इसके अलावा भी इसके अंतर्गत कई हजार छोटी छोटी इकाइयाँ थी जिसमें 4 से 10 हथ करखे थे, मीन्स की 4 से 10 हथ करखे, 10 लूम्स बोलते थे इसको, वो लगे हुए थे। इनके अलावा, इन सभी के अलावा ये अलग से फैक्ट्री थी जिसमें 4 से 10 तक हथ करके लगे हुए थे, वहाँ से इनके बाद कपड़ा बनाया जाता था। ये बड़े पैमाने पे हो गया, ये छोटे पैमाने पे बोल सकते हैं हम। तो आगे कहता है इन द अर्ली ईयर, तो कहता है कि जो शुरुआती साल से आरंभिक वर्ष थे, द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट थी ना, महाराष्ट्र की कॉटन ग्रोइंग बेल्ट की जहाँ पे कॉटन ग्रो किया जाता था वो एरिया, ठीक है, तो वहां पे ये डेवलप था। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां पे स्थापित होती थी, वहां पे ये फल फूल रही थी। तो महाराष्ट्र और गुजरात तक की सीमित थी क्योंकि वहां पे इसका उत्पादन होता था, कपास पैदा होती, तो वहीं ज्यादा फैक्ट्रीज लगती थी। आगे है अवेलेबिलिटीज, होता है कि उपलब्धता ऑफ रॉ कॉटन, क्योंकि वहां पे कच्चा माल मिल जाता था, मार्केट मिल जाती थी, ट्रांसपोर्ट यातायात के साधन मिल जाते थे, इंक्लूडिंग असेसेबल पोर्ट फैसिलिटी। पोर्ट होता है कि बंदरगाह फैसिलिटी मिल जाती थी कि यहाँ से कपड़ा हम बाहर वाले देशों को भी भेज सकते थे। लेबर आसानी से मिल जाती थी। मॉइस्ट क्लाइमेट, तो क्लाइमेट वहाँ का मॉइस्ट था कि जहाँ पे कपास ज्यादा ग्रो कर सकते थे, इस तरह की सारी फैसिलिटीज वहाँ पे मिल जाती थी। तो जहाँ पे इस तरह की सारी फैसिलिटी मिले तो इस उद्योग को बढ़ावा देने वाली, तो ऑफिशियली वहाँ पे उद्योग खुले गए। तो कंट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स इट्स कंट्रीब्यूटेड टुवार्ड्स द लोकलाइजेशन। तो वहां का स्थानीय जो जीवन प्रदान करता था, ठीक है, कि सारा कुछ वहीं पे उनको लोकलाइज मिल जाता था। ये सारा कुछ वहां का जो इस तरह का जीवन था वो सारी जो फैसिलिटीज वहां पे इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए प्रोवाइड करता था। मीन्स कि इसके प्रसार में, इसके विस्तार में ये सारे सभी ने योगदान दिया। दिस इंडस्ट्री हैज क्लोज लिंक्ड विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड ए लिविंग टू फार्मर। कॉटन, तो कॉटन बाल प्लकर क्या होते हैं कि जब ये कॉटन रॉ मटेरियल में होता है ना, कॉटन को उगाया जाता है, तो जब ये पक जाती है, ठीक है, बॉल बनती है इसके ऊपर, हाँ जी, तो इस तरह से ये बॉल को निकालते हैं बाद में। उसके बाद इसमें से सीड अलग करके कॉटन को अलग किया जाता है, ठीक है। तो गाँव के बच्चे तो जानते हो, शहरों के बच्चों को नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने पिक्चर लगा रखी है। तो वर्कर एंगेज इन गिनिंग हो गया, एंगेज इन गिनिंग हो गया, स्पाइनिंग हो गया, और वीविंग हो गया, डाइंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया, पैकिंग हो गया, पैकेजिंग में लगे होते हैं, टॉलरिंग एंड स्विंग। हाँ जी, तो कोई कपास चुनने में लगा हुआ है, ठीक है, ये हो गया प्लकिंग द बाल्स। तो कोई कताई में लगा हुआ है, ठीक है, कोई रंगाई में लगा हुआ है, तो कोई डिजाइन बनाने तो कोई डिजाइन बनाने में लगा हुआ है, ठीक है, तो कोई पैक करने में लगा हुआ है, कोई सिलाई में लगा हुआ है। तो इस तरह सभी जीविका प्रदान की इसने सभी को, ये जो हमारा रोजगार था, ठीक है, कपड़ा बनाने वाले ने। दिस इंडस्ट्री
the industry by creating demands support many other industries such as chemical and dyeing, packaging, material and engineering works। तो अब इसके डिमांड के कारण ही क्या हुआ कि जो दूसरे उद्योग थे उनको भी बढ़ावा मिला, जिसमें रासायनिक आ गया, केमिकल आ गया, ठीक है, केमिकल उद्योग आ गया। उसके अलावा रासायनिक रंजक मिल्क स्टोर आ गया तथा पैकिंग सामग्री वाला आ गया, ठीक है, और इंजीनियरिंग उद्योग थे, ठीक है। तो इन सभी की इसके फलस्वरूप मांग बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि इन सभी वस्तुओं का प्रयोग कपड़े उद्योग में होता था, तो इसलिए इन उद्योगों को भी बल मिला। हाँ जी, कहता है कि वाइल स्पाइनिंग कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र। सेंट्रलाइज होता है केंद्रित है, तो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के ऊपर स्पाइनिंग केंद्रित है, मीन्स की कताई केंद्रित है इन एरियो में। वीविंग बुनना होता है, वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल एंड डिजाइन ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जारी, एम्ब्रॉयडरी होता है कढ़ाई वाला जो काम आ जाता है, एक्सेट्रा। हाँ जी, आगे कहता है कि जो सूती कपड़ा है, रेशमी, जरी, कशीदकारी, एम्ब्रॉयडरी वर्क हो गया ना, उसको बोलते हैं आदि में बुनाई में परंपरागत कौशल, मीन्स की परंपरागत प्राचीन तरीकों से और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है, ठीक है। विकेंद्रीकृत होता है कि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है, तो ये डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। तो आगे हमारा आ गया, इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पाइनिंग। तो जो हमारा इंडिया में ना, तो वर्ल्ड क्लास की प्रोडक्शन देता है स्पाइनिंग में, कताई के काम में। बट वीविंग सप्लाईज लो क्वालिटी ऑफ फाइबर एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोडक्ट इन द कंट्री। तो कहता है कि वस्त्र जो है ना, देखो जो इंडिया में स्पाइनिंग उच्च स्तर का है, ठीक है, नंबर 1 पे आ जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया वस्त्र की कताई का काम होता है। तो बट कहता है वीविंग, बुनाई वाला जो काम है ना, बुनना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला होता है, मीन्स की उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये देश के उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाते। थ्रेड हमारे यहाँ पे बनता है उच्च स्तर का, पर उसका ये इसमें जो कपड़ा बनाते हैं उसमें प्रयोग नहीं कर पाते। जो द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री, जो हमारे देश में प्रोड्यूस किया जाता है हाई क्वालिटी का थ्रेड, ठीक है। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, तो वीविंग हैंडलूम के द्वारा, पावरलूम एंड इन मिल्स, तो मिलों में की जाती है, ये सारा काम मिलों में होता है, हैंडलूम के द्वारा होता है, पावरलूम बिजली से चलने वाले लूम्स के द्वारा होता है। हाँ जी, तो आगे कहता है कि वाई महात्मा गांधी ले एम्फसाइज होता है जोर देना ऑन स्पाइनिंग यार्न एंड वीविंग खादी, ठीक है। खादी तो जो होते हैं वस्त्र होते हैं, उसको बोल देते हैं सूती वस्त्र, जिसको महात्मा गांधी ने सूत का कातने तथा खादी बुनने पर क्यों जोर दिया, बल क्यों दिया उसने। तो आगे है इंडिया प्रोडक्शन ऑफ फाइबर इन इंडिया, तो ये टेबल दिया हुआ है 6.1 इंडिया का है। तो भारत में विभिन्न देशों में वस्त्र उत्पादन के बारे में है ये। तो आगे आ गया हमारा मिल सेक्टर, तो ठीक है, तो ये सेक्टर हो गया, तो ये हमारा हो गया 2009-10 हो गया, तो ये हमारा 2010-11 का दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रोविजनल होता है आरजी, ठीक है। तो आगे आ गया मिल सेक्टर में 2009-10 में 3.3 और 2010-11 में 3.5 हो गया, ठीक है। तो पावरलूम के द्वारा पावरलूम इन हौजरी में 84.1 और 84.1 ही आगे भी रहा। तो इसी तरह हैंडलूम में 11.3 था, ये कम हो गया, 11.1 नहीं हो गया। अदर ठीक है 1.3 था और 1.3 उतना ही था, तो ये टोटल आपकी 100% आ गई। तो ये डाटा लिया हुआ है सोर्स ऑफिस ऑफ टेक्सटाइल कमिश्नर मुंबई इकोनॉमिक सर्वे 2011-12 का ये जो डाटा है। तो आगे आ गया हमारा नोट 90% ऑफ द वीविंग कटिंग एंड प्रोसेसिंग इज डिसेंट्रलाइज सेक्टर। तो कहता है कि इसका 90% जो हिस्सा आ जाता है ना, कटिंग वीविंग का आ गया, ठीक है, कटिंग एंड प्रोसेसिंग का, ये डिसेंट्रलाइज है सेक्टर में चला जाता है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज सेक्टर में आ जाता है, डिसेंट्रलाइज होता है आपका विकेंद्रीकरण सेक्टर आ जाता है। तो
आगे है स्टडी द फिगर्स अबव एंड नोट द शेयर ऑफ मिल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइबर। तो कहता है कि जो उपरोक्त आंकड़े हैं ना उसको पढ़ो और तथा वस्त्र निर्माण में मिलों की भागीदारी के बारे में जानें। ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे सारा ये पढ़ने के बाद। कहता है व्हाई इज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। तो कहता है कि जो हमारे देश में है ना, तो ये हो गया हैंडलूम, ठीक है, और पावर लूम, पावर बिजली से चलने वाले लूम और हैंडलूम हाथ से चलने वाले लूम, ठीक है, द्वारा कहता है इनके द्वारा जो निर्मित लूमेज की उपेक्षा इनके उपेक्षा में जो कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके मुकाबले कारखानों को जो प्रोडक्शन कारखानों में होती है उनको कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में देखो। कहता है आगे कहता है इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। तो इंडिया सूत का निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है जापान को। ठीक है, अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए हो गया, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्री हो गया, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन जो कंट्री है। मीन्स कि इसके अलावा जो सूती कपड़े के वस्त्र यातक देश जो हैं हमारे से, वो यातक देश ये सारे वाले जो है ना, ये सारे उसी में आ जाते हैं कि इनको भारत सूती वस्त्र के अन्य यातक देश के रूप में सामान भेजता है सूत का। जो भारतीय सूती कपड़े के यातक देश है ये सारे वाले। हाँ जी, तो ये आगे मैप आ गया आपका, ये आपने खुद देखना है। तो राउंड वाले जो हमारे कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लगी हुई यहाँ पे, और ये रेड वाले वुलन वाले आ गए, और ये हमारे जो सिल्क वाले आ गए। तो ये आपने एक बार खुद अच्छे से मैप को देख लेना है। हाँ जी, आगे है इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉलर कैपेसिटी ऑफ स्पाइंडल इन द वर्ल्ड विद 43.3 मिलियन स्पाइंडल्स 2011-12 आफ्टर चाइना। तो वो कहता है कि तकुए स्पाइंडल जो होते हैं जिसपे कताई का काम होता है की क्षमता के रूप में जो भारत विश्व के दूसरे स्थान पे आ जाता है। ठीक है, चाइना के बाद। ठीक है, तो जो इसकी कैपेसिटी है विद द 43.3 मिलियन स्पाइंडल है यहाँ पे 2011-12 की है चाइना के बाद इंडिया में। ठीक है, तो सिंस द मिड 18 सेंचुरी में आ गई थी कि जो 18वीं शताब्दी के मिडल वाले हिस्से की बात कर ले, द स्पाइनिंग सेक्टर हैज रिसीव ए लॉट ऑफ अटेंशन। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था इस समय। ठीक है, तो इंडिया चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो 43.13 मिलियन स्पाइंडल है, ठीक है, 2011-12 के मुकाबले आप चाइना के बाद। तो आगे हमारा आ गया वी हैव ए लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। कहता है कि जो सूती रेशे के विश्व के व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमारे देश की जो भागीदारी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड, जो यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। ठीक है, कुल व्यापार का 1/4 भाग है इसका। हाँ जी, तो आगे कहते हैं हाउएवर और ट्रेड इन गारमेंट इन ओनली 4% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल। तो देखिए अब कहता है कि जो जो तैयार वस्त्र है, तैयार कपड़े बनाते हैं, ठीक है, कि कुल व्यापार में ये सिर्फ 4% हिस्सा है इसका। तो सिर्फ 4% हिस्सा आ जाता है हमारे। आगे कहता है कि और स्पाइनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। कहता है कि जो हमारी स्पाइंडल मिल्स है ना, तो ये पूरे विश्व को टक्कर दे सकती है। ठीक है, कॉम्पिटिट कर सकते हैं हम पूरे विश्व के साथ, एंड ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल, हम योग्य हैं ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर वी प्रोड्यूस। तो जो फाइबर हम प्रोड्यूस करते हैं ना, उसको प्रयोग करके उसका वस्त्र बनाने के योग्य भी हैं हम। तो आगे कहता है कि द वीविंग, निटिंग एंड
processing unit cannot use much of high quality yarn that is produced in India, produced in the country। तो जो हमारी कंट्री में बहुत ही जो थ्रेड बनाया जाता है ना, उच्च कोटि का धागे का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं हम बुनाई में, ठीक है, वीविंग बुनने में, निटिंग में, ठीक है। तो इसमें हम वो उच्च कोटि का जो धागा बनाया था उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं इसमें। हाँ जी, आगे कहता है देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन द सेगमेंट्स, सेगमेंट होता है हिस्से, बट कहता है कि देयर आर सम, कुछ ही जो मॉडर्न जो फैक्ट्रीज है कुछ हिस्सों में, बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन द फ्रैगमेंटेड स्मॉल यूनिट, तो छोटे छोटे हिस्सों में की जाती है ज़्यादा प्रोडक्शन जो की जाती है। विच कैटर टू द लोकल मार्केट, तो कैटर होता है पूर्ति करना, तो जो हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो लोकल मार्केट की पूर्ति हो पाती है उससे। दिस मिसमैच इज ए मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री, तो ये जो हमारे उद्योग है ना उनकी एक बड़ी कमी है यहाँ पे। हाँ जी, तो कहता है एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ और स्पाइनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अप्राल्स, तो अपैरल होता है लिबास, ठीक है, तो गारमेंट हमारा कपड़ा हो गया। मैन्युफैक्चर हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक, तो कहता है कि जिसके परिणाम स्वरूप इसी के कारण क्या होता है कि हमारे बहुत से जो कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जो कताई करने वाले हो तो सूती धागे का निर्यात कर देते हैं, ठीक है, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़े का याद करना पड़ता है, ठीक है, जो प्रधान निर्माताओं को कपड़ों का निर्यात करना पड़ता है। मीन्स कि कॉटन, देखो यहाँ पे देखो कितनी प्रॉब्लम है कि कॉटन को एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, यार्न सूट बना के, तो खुद क्या करते हैं इंपोर्ट करवाते हैं वहाँ से फाइबर, तो ये देखो ना वहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं उसके बाद। हाँ जी, तो इससे क्लियर होगा, ये देखिए कहता है कि सपोज दैट यार्न इज सोल्ड एट 85 रुपीज़ पर किलो, अगर जो हमारा धागा है, ठीक है, हमारे पास जो सूट है हमने 85 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। इफ़ इट इज सोल्ड एज ए ट्राउजर, तो अगर इसका हम ट्राउजर बना के, इसकी पैंट वगैरह बना के बेचते हैं, इट फेचेज रेस 8000 पर किलो, तो इसकी कीमत बढ़ के 85 रुपये से इसकी कीमत बढ़ के 800 रुपये किलो हो जाएगी। वैल्यू इज एडेड एट एवरी स्टेज, तो हर स्टेज पे इसकी आगे जो प्रोडक्शन करते हैं हर स्टेज के ऊपर फ्रॉम फाइबर टू यार्न, ठीक है, फाइबर से यार्न टू फाइबर एंड टू गारमेंट, कपड़ा बनाने तक इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो हम सिर्फ सूट बना के बेच देते हैं, ठीक है, तो जबकि अगर पैंट बना के बेचे तो सूट हम 85 रुपये में बेचते हैं, पैंट बना के बेचे तो 800 रुपये तक जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो यहीं पे जो हम पीछे जा रहे हैं। तो आगे कहता है कि वाई इट इज इम्पोर्टेंट, हाँ जी आगे देखिए, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव और वीविंग सेक्टर, कहता है कि ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए कि हमारे वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करें, इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटी, कि इसकी बजाय कि हम बाहर इतना यार्न जो सूट तैयार करके भेजते हैं, इससे अच्छा है कि हमें अपने जो देश में वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए। कहता है कि ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन 1.5 lakh bales of 170 kilo each during 2015 and 16. The need to improve is still felt. कहता है कि हालांकि जो हमने अच्छी गुणवत्ता वाली क्वालिटी वाली लंबे स्टेपल जिसको बोल देते हैं काटन को, काटन जो कि 2015-16 की बात करें तो 301.5 लाख बेल्स होते हैं गांठे, जिसको हम 170 किलो के बोल देंगे ईच में, एक में, ठीक है, 2015-16 में प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो इसके उत्पादन के उल्लेखनीय, इतनी उत्पादन के बाद भी, इतनी वृद्धि के बाद भी अभी भी याद करने की आवश्यकता, मीन्स कि याद करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। तो हम अभी भी याद करने की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। तो आगे कहता है कि पावर सप्लाई इज़ erratic and machinery need to be upgraded in weaving and processing sector in a particular,
कहता है कि बिजली की आपूर्ति अनियमित है, मीन्स कि बिजली पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। पावर सप्लाई इज रेटिक होता है कि पूर्ति नहीं हो पा रही बिजली की, अनियमित है, ठीक है। आगे कहता है कि मशीनरी जो है हमारी, जो हमारे पास मशीनरी है, टू बी अपग्रेडेड, तो इसको अपग्रेड करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर इज इन ए पर्टिकुलर, मीन्स कि जो हमारी मशीनरी है ना उसको अपग्रेड करना ज़रूरी है इस प्रोसेस में, वीविंग के प्रोसेसिंग वाले सेक्टर में, ठीक है। इसमें ज़रूरी है कि इसको अपग्रेड किया जाए। हाँ जी, आगे कहते हैं अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर, तो जो हमारी लेबर है उसकी जो आउटपुट वो कम आ रही है, ठीक है, जो आउटपुट दे रहे हैं वो कम आ रही है। एंड स्टिफ कंपटीशन, स्टिफ होता है सख्त कंपटीशन है हमारा विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, तो जो सिंथेटिक फाइबर उद्योग है उनके साथ हमारा जो सख्त कंपटीशन चल रहा है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको सुधारने की ज़रूरत है। हाँ जी, तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप देख सकते हो मेरी पहले वाली वीडियो का लिंक भी और बाद वाली वीडियो का लिंक भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।